जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर जी, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है खास इस क्लास में कि आज की क्लास इम्पोर्टेंट है? मैं आपको बता दूं, देखिए 2022, 2023 और 2024, खास करके 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आपके मेडाइवल हिस्ट्री के पूछे गए थे वो सारे इसी क्लास में आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपका बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सभी 2024 के ज़्यादातर क्वेश्चंस इस क्लास में लिए गए हैं। अच्छा सर जी, आज के इस क्लास में क्या है? तो देखिए आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। कितने बच्चे इसे केवल इतिहास कहते हैं, केवल हिस्ट्री कहते हैं, तो दोनों एक ही है, ठीक है। एक अलग इतिहास होता है जिसे एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास कहते हैं, ठीक है। डाउट आपका क्लियर हो गया। देखिए मेडाइवल हिस्ट्री में आपके पेपर का नाम है एंशियंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया टिल 1206 एडी, यानी प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट तो पहले से ही हुआ है 2024 एग्जाम के लिए, 2025 एग्जाम के लिए, और साथियों ये जो क्लास है 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो इनके हिस्ट्री का पेपर कोड है HIS 101। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये लास्ट मॉडल पेपर है आपका, ठीक है। इसके पहले मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर आपको दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये लास्ट मॉडल पेपर है। जितने भी मॉडल पेपर कराया हूँ वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, सारे क्लासेस को आप अटेंड कर लीजिएगा। लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं, ठीक है। बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके दोनों तरीके के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला दिन रात आपके लिए मेहनत करता है, दिन रात आपके लिए खड़ा है, आपकी जिम्मेदारी बीए सेमेस्टर वाला लेता है, ठीक है। चले इस क्लास में टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होंगे साथियों, वो भी आपको नोट्स के साथ आपको क्लास दिए जाते हैं। और ये नोट्स को मिला करके 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न से ज़्यादा होते हैं आपके प्रत्येक मॉडल पेपर में, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम सर जी कहाँ कहाँ आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी में, जहाँ तक उम्मीद है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव होंगे। नहीं लिखित अगर होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराया, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास, जहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। चलिए लिखित एग्जाम आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में होगा, महात्मा ज्योतिबा राव फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में होगा। लिखित एग्जाम हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय में आपके लिखित एग्जाम होंगे। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में आपके लिखित एग्जाम होंगे। बीयू झांसी में, एएमयू में, ठीक है, बीएचयू में, एमएसडीयू में, और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे साथियों। और हो सकता है शेखर जो यूनिवर्सिटी है बलिया में, वो भी हो सकता है आपका लिखित एग्जाम हो। जहाँ भी आपके लिखित एग्जाम है 60% कॉलेज में, उनके लिए भी मैंने क्लासेस कराए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है, सभी 2024 के ज़्यादातर प्रश्न है, ठीक है। तो 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये सारे क्लासेस। चलिए पहला प्रश्न है आपका, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, यानी गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उसे दिनार कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है, ये 2024 में ये प्रश्न पूछा है आपका। अच्छा, जो यहाँ पर की पॉइंट दिए जाएंगे, जो आपको नोट्स दिए जाएंगे, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। देखिए आपके डाउट भी क्लियर होते हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से किस प्रदेश में गुप्त काल के सिक्के नहीं पाए गए हैं। तो जब आपको पता रहेगा कि गुप्त काल के सिक्के कहाँ कहाँ पाए गए हैं तभी तो आप उत्तर दे पाएंगे। इसीलिए मैं करता हूँ कि नोट्स भी साथ में पढ़ते चलिए, ठीक है। देखिए इन सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर यानी बयाना है। ये आपके 2023 एग्जाम में पूछा था कि गुप्त काल की जो सबसे प्रसिद्ध सोने के जो सिक्के हैं वो कहाँ पर किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। और ये जो सारे नोट्स
और ये पीडीएफ है, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आपको एक भी रुपया नहीं देना है, एक भी पैसा नहीं देना है, सब फ्री में है। कहाँ मिलेगा सर जी? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, पहले जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको आप देखेंगे कि जो क्लास सेंड किया जाता है उसी के ठीक नीचे पीडीएफ और नोट्स, ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में सेंड कर दिए जाते हैं। आप इसका भरपूर मज़ा लीजिए, एकदम उपयोग कीजिए इसका, ठीक है? फ्री में है तो इसका खूब यूज कीजिए, ठीक है? आपका रिवीजन भी होता रहेगा और सारे नोट्स और पीडीएफ फ्री में मिलेंगे, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है? चलें, दूसरा प्रश्न आपका, गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे? यानी गुप्त काल में जो किसान सिंचाई करते थे खेतों की, तो उस टैक्स को क्या कहते थे? ठीक है, सिंचाई के लिए टैक्स लगता था गुप्त काल में, तो उस टैक्स को क्या कहते थे? उस टैक्स को उपरनिका कहा जाता था, ठीक है? और प्राचीन काल में सिंचाई के टैक्स को यानी सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। प्राचीन काल पूछेगा तो विदक भागम होगा या फिर विदक भाग होगा। यदि गुप्त काल में सिंचाई कर को पूछेगा तो ध्यान रखिएगा उपरनिका होगा, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, सिंचाई कर यानी सिंचाई सिंचाई टैक्स, कर माने टैक्स होता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न आपका क्या है? रज्जुक थे, रज्जुक क्या थे? तो रज्जुक मौर्य साम्राज्य में अधिकारी होते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ जो की पॉइंट दिया जा रहा है इसे ध्यान से देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। देखिए, रज्जुक मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में नियुक्त किए गए प्रमुख अधिकारी थे। रज्जुक जमीन की माप और उसकी सीमाएं तय करने का काम करते थे। अब आपका डाउट क्लियर हो गया, रज्जुक क्या काम करते थे? जमीन को नापते थे और उसका सीमा कहाँ तक है उसको तय करते थे, ठीक है? ये कौन थे? तो मौर्य सम्राट, जो मौर्य सम्राट हैं अशोक, इनके शासनकाल में नियुक्त किए गए अधिकारी थे ये। अच्छा, उन्हें राजस्व अधिकार भी प्राप्त थे, यानी जो रज्जुक थे इन्हें राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। उन्हें दोषियों को दंडित करने और निर्दोषों को मुक्त करने का अधिकार था, ठीक है? ये सारे अधिकार रज्जुक को प्राप्त थे और मौर्य सम्राट के शासनकाल में, ठीक है? चलें, आपका चौथा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है? बहुत ही शानदार है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? लगातार ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है? शक विजेता कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? बताइए, शक विजेता कौन थे भैया? बिल्कुल, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर जी शक विजेता क्या है? चलिए आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक थे। वे समुद्रगुप्त और दत्त देवी के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, छठा प्रश्न क्या है? सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्के, सोने के सिक्के प्रचलित हुए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, सातवां प्रश्न क्या है? फाहियान किसके काल में भारत आया? तो जो फाहियान है ये भी कंटिन्यू आपके कई साल से ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? जहाँ जहाँ आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं वहाँ वहाँ ये प्रश्न कंटिन्यू ये पूछा जा रहा है। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है? परमार वंश की राजधानी थी, परमार वंश की राजधानी धारा थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। परमार वंश की राजधानी को लेकर भी आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। परमार वंश की राजधानी पहले उज्जैन थी और बाद में धार यानी धारानगर बनी। आपके एग्जाम में देखिए क्या करते हैं एग्जामिनर, यहाँ आपको कंफ्यूज कर देंगे और आपका उत्तर भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या करेगा कि धारा नहीं देगा, धारा की जगह उज्जैन लिख कर देगा। क्या देगा? उज्जैन लिख देगा। तब आप कहेंगे सर जी आप तो पढ़ाए थे धारा लेकिन आ गया उज्जैन। तो इसीलिए मैं आपको की पॉइंट भी पढ़ा देता हूँ कि परमार वंश की राजधानी पहले उज्जैन थी, बाद में धारा बनी थी। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। लास्ट में भी आपके बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, लास्ट तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखेंगे जरूर। नवा प्रश्न है, अजमेर शहर का निर्माण किसने कराया था? अजमेर शहर का निर्माण अजय राज ने कराया था। सी ऑप्शन आपका राइट है।
और आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मैं आपको ये सौंप रहा हूँ कि आप ये मॉडल पेपर को ज़रूर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, ठीक है? ये आपकी ज़िम्मेदारी और आपसे रिक्वेस्ट भी है। अगर सेंड करने के साथ-साथ एक लाइक भी करिएगा। सर जी लाइक क्यों करें हम? देखिए जितना ज़्यादा लाइक इस क्लास पे रहेगा यूट्यूब उतना ज़्यादा इस क्लास को रिकमेंड करेगा, यानी बाकी बच्चों के पास भेजता है ऑटोमेटिक। तो जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतना ज़्यादा रिकमेंड होगा, भेजेगा। तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें और शेयर भी आप लोग ज़रूर करें, ठीक है? बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। 10वां प्रश्न है साथियों, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो कर्नल जेम्स टाड ने, ठीक है? राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन कर्नल जेम्स टाड ने सबसे पहले किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, हर्षकालीन शासन व्यवस्था में भुक्ति कहा जाता था। यानी जब हर्षकाल में जो हर्ष का जो समय काल था, उनके समय काल में जो भुक्ति है, इसे क्या कहा जाता था? ग्राम, प्रांत, जिला या तहसील कहा जाता था। तो इसे प्रांत कहा जाता था, ठीक है? हर्षकालीन शासन व्यवस्था में भुक्ति को प्रांत कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नॉलेज है। देखिए, हर्षकालीन शासन व्यवस्था में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। हर्षकालीन साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। प्रांत के शासकों को लोकपाल कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर्षकालीन शासन व्यवस्था में प्रांत के शासकों को क्या कहा जाता था? अच्छा, भुक्ति किसे कहा जाता था? प्रांतों को। और प्रांतों के जो शासक होते थे उनको लोकपाल कहा जाता था। ठीक है, भुक्ति का विभाजन जिलों में होता था। जिलों को विषय कहा जाता था। ठीक है, जिले के प्रमुख यानी जो जिले का प्रमुख होता था उसे विषयपति कहा जाता था। तहसीलों को पाठक कहा जाता था। आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको नोट्स में पढ़ा रहा हूँ तो नहीं पूछा जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। कैसे पूछा जाएगा सर? पूछेगा कि हर्षकालीन शासन व्यवस्था में तहसीलों को क्या कहा जाता था? तो तहसीलों को पाठक कहा जाता था। अच्छा, जो हर्षकालीन शासन व्यवस्था थी उसमें जो जिले होते थे उसे क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, जब जिलों को विषय कहा जाता था तो जिले के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो उन्हें विषयपति कहा जाता था। ठीक है, ये सारे बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भुक्ति प्रांतों को कहा जाता था, प्रांतों के शासक को लोकपाल कहा जाता था और जो भुक्ति का विभाजन है वो जिलों में होता था, जिलों को विषय कहा जाता था और जो जिले होते थे उनके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था और जो तहसील होते थे हर्षकालीन शासन व्यवस्था में उसे पाठक कहा जाता था। ठीक है, इतना याद हो गया, आगे चलें। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ध्यान रखेंगे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामा छपटी सॉरी ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। ठीक है, हर्षकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित कादंबरी और चीनी यात्री हैनसांग के विवरण से मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछता है कि हर्षकालीन शासन व्यवस्था का जो जानकारी है कहाँ मिलता है, तो ये वाणभट्ट ने एक रचना रची थी। वाणभट्ट के द्वारा एक रचना लिखा गया है हर्षचरित कादंबरी, इसमें मिलता है। और चीनी यात्री हैनसांग ने जो विवरण लिखा है उसमें हर्षकालीन शासन व्यवस्था का सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 12 क्या है आपका? हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए कितने गांवों का दान किया था? तो जहां तक मुझे उम्मीद है 200 गांवों को दान में दिया था, लेकिन यहां पर आपके ऑप्शन में 100 गांव दिया है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। और आप लोगों को पता है जितने गांव ये दान में दिए गए थे, इन गांवों से जो कर वसूला जाता था, जो टैक्स वसूला जाता था, वो सारे टैक्स विश्वविद्यालय पर ही खर्च किए जाते थे। ठीक है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी शासन व्यवस्था के लिए, वहाँ जो मजदूर थे, वहाँ जो पढ़ाते थे, उन सभी को गांव से लिए गए टैक्स को यहाँ पर खर्च किया जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था था उस समय में। चलें। अच्छा, ये एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने जाता था? किसने जलाया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये कई साल पूछा गया है लगातार। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, बने रहिएगा। ठीक है, देखें, हर्ष ने, ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर, कन्नौज, अजमेर या भटिंडा? बताइए। बिल्कुल, कन्नौज इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है।
देखिए यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होंगे। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रियदर्शिका का लेखक कौन था? वाणभट्ट, हर्षवर्धन, कौटिल्य या राजश्री? तो हर्षवर्धन जो हैं ये प्रियदर्शिका के लेखक हैं। बी ऑप्शन आपके राइट हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्ष के शासनकाल में प्रति 5वें वर्ष किए जाने वाले समारोह को कहा जाता था। तो इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया, हर्ष के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। तो हर्ष के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय वस्त्र उद्योग था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया, हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो जो हर्ष है यह शैव धर्म के अनुयायी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग बार बार पढ़ते हैं अनुयायी अनुयायी। आप कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अनुयायी का मतलब ही नहीं समझते हैं। अनुयायी का मतलब क्या होता है? आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते होंगे, यूट्यूब तो चलाते ही हैं, और इंस्टाग्राम पर आप लोगों को देखते होंगे फॉलोअर्स, फॉलोअर्स लिखा रहता है। ठीक है, तो फॉलोअर्स को ही अनुयायी कहा जाता है, यानी पीछा करने वाले, पसंद करने वाले, एक तरह से एक तरह से पसंद करने वाले कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हर्ष थे वे शैव धर्म को पहले पसंद करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में वो भी महायान संप्रदाय को इन्होंने अपनाया था। ध्यान रखिएगा। अब आपको पता चल गया ना अनुयायी का मतलब क्या होता है? पसंद करने वाले यानी फॉलोअर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। बी ऑप्शन राइट है। अब यहाँ देखिए, हर्षवर्धन मूल रूप से शैव धर्म के अनुयायी थे यानी फॉलोअर्स थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के कट्टर अनुयायी बन गए, यानी कट्टर पसंदीदा करने वाले, कट्टर फॉलोअर्स बन गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या है? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। मुंजराज, भोजराज, जयचंद या कर्ण द्वितीय? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कर्ण द्वितीय। अब यहाँ देखिएगा, बघेला राजवंश के थे, यानी जो कर्ण थे वे बघेला राजवंश के थे और उन्होंने 1296 से 1304 तक शासन किया था। बघेला राजवंश ने 13वीं शताब्दी में गुजरात पर शासन किया था। कर्ण की हार के बाद गुजरात का दिल्ली सल्तनत के साथ विलय हो गया। प्रश्न नंबर 20 है आपका, ह्वेनसांग की कृति का नाम है? सी यू की। ह्वेनसांग की कृति का नाम क्या है? सी यू की। ए ऑप्शन आपका राइट है। 20 का ए ऑप्शन आपका राइट है। सी यू की, ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या लिखा है, ये चीनी भाषा में लिखा है सी यू की। ठीक है, ह्वेनसांग कहाँ के थे? चीनी यात्री थे। ठीक है, ये हिंदी में भले से लिखा है, लेकिन ये जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं सी यू की, ये चाइनीज वर्ड है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 21 है आपका, चौहान किस वंश से संबंधित थे? चौहान जो थे ये सूर्यवंशी थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है आपका, 7वीं शताब्दी में वस्त्रोद्योग यानी वस्त्र के उद्योग का मुख्य केंद्र था। 7वीं शताब्दी में तो कन्नौज, उज्जैन और पाटलिपुत्र, ये तीनों जो है 7वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र होते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 क्या है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित था? तो यह बिहार राज्य में अवस्थित था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, अपनी समृद्धि व ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर का महोदय नगर कहा जाता था? बताइए, अपनी समृद्धि व ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर का महोदय नगर कौन कहा जाता था? तो कन्नौज को कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, कोटपाल कहा जाता था। कोटपाल किसे कहा जाता था? दुर्ग के अधिकारी को कोटपाल कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 26 है, मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। ठीक है, मक्का में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या है? जौहर था। जौहर क्या है? जौहर सामूहिक आत्मदाह है। जौहर आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत बच्चे बच्चियों ने। जौहर है क्या, इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जौहर सामूहिक आत्मदाह है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब जौहर क्या है इसके बारे में देख लीजिए। देखें, भारत में पुरानी काल में राजपूत महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक प्रथा थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो महिलाएं जौहर कर लेती थीं। जौहर करने का मतलब था कि महिलाएं जौहर कुंड में आग लगाकर खुद को भी उसमें कूद जाती थीं। मतलब ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए इनके परिवार के लोग, इनके राज्य के लोग अगर किसी युद्ध में हार गए तो राजपूतों के, तो ये क्या होता था कि जो जिनसे हार होती थी वो क्या करते थे, राज्य पर अधिकार कर लेते थे और महिलाओं के साथ क्या है, ऊट पटांग हरकत करते थे। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपने जो भी है, ठीक है, तो ये क्या करती थी, आग लगाकर उसमें कूद जाती थी, अपने दामन पर आंच नहीं आने देती। ठीक है, ऐसी महिलाएं होती थी भारत में। देखें, इतिहास लिखने वालों ने बहुत ही गलत काम किया है, जो बताया नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जो हमारे देश में हमको बताया नहीं जाता है। ठीक है, केवल ऐसे लोगों के इतिहास बताए जाते हैं जिनके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं है। देखें, अब धीरे धीरे सुधार होगा। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 29 नंबर प्रश्न है, महादंडनायक संबंधित था राजस्व कार्य से, पत्राचार से, पुलिस कर्तव्यों से या गुप्तचर विभाग से? महादंडनायक बताइए किससे संबंधित था? ये पुलिस कर्तव्यों से संबंधित थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपको क्या पूछा गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत किसने आश्रम है? तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमारे 4 आश्रम होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। वो 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, वैदिक व्यवस्था में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। ठीक है सर जी। इन 100 वर्षों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये 4 भाग इस प्रकार है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। यानी 4 प्रकार के आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, समझ गए? आगे बताइए। आगे देखिए, इन्हीं 4 भागों को 4 आश्रमों की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी गई है। यानी 4 आश्रम है, 25 चौका 100 साल हो गए आपके। मनुष्य के जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय 25 वर्ष अर्थात 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, तीसरे 25 वर्ष तक अर्थात यानी 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम तथा अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम के कहलाते थे। ठीक है, कहलाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझा दिया। ऐसे अच्छे, इतने अच्छे तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं कोई समझाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास है। देखिए, चैनल छोटा है, कोई आता नहीं है, कोई इतने दूर तक आता नहीं है, 30 तक प्रश्न कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ता है ये जान लीजिए, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर जितने भी आपको क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे एकदम डिटेल से पढ़ाए जाएंगे, एकदम गहराई से। ठीक है, ताकि देखें जब भी आप एक बार पढ़ के जाए तो आप जीवन भर नाम करेंगे। बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर काफ़ी मैंने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, चलें, देखें, कोई भी काम करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम कीजिए अपने ज़िंदगी में, कोई भी काम कर रहे हैं आप, ठेला चला रहे हैं उसमें भी 100% देना चाहिए। कुछ भी करिए 100% देना चाहिए। देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या है? 7वीं शताब्दी में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 7वीं शताब्दी में पूछ रहा बाबू, ध्यान रखेंगे। तो 7वीं शताब्दी में जो समाज था, ठीक है, ये कुल 4 भागों में विभाजित था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि 7वीं शताब्दी में जब समाज 4 भागों में विभाजित था तो वो समाज के 4 भाग कौन कौन से थे? चलिए बताते हैं। देखें, वैदिक काल में समाज 4 भागों या फिर 4 वर्णों या फिर 4 जातियों में बटा था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। प्रश्न नंबर 32 क्या है? किस आश्रम को महाआश्रम, ठीक है, किस आश्रम को महाआश्रम कहा गया है?
तो गृहस्थ आश्रम को महाआश्रम कहा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आश्रम आपके 4 प्रकार थे, मैंने बताए हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ठीक है। 4 आश्रम होते हैं और इस आश्रम में महाआश्रम गृहस्थ को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं बाबू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न क्या है, रामानुज ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद को प्रतिपादित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैंने एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ाया, प्राचीन इतिहास में भी इसको पढ़ाया, हिंदी में भी मैंने इसको पढ़ाया, को करिकुलर कोर्स में पढ़ाता हूँ उसमें भी इस प्रश्न को मैंने पढ़ाया, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर ये प्रश्न आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसे प्रश्न पूछता है, इनमें से कौन विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, नाम दे देगा, तो ध्यान रखिएगा रामानुज विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 है आपका, इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा कौन थे। इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, ठीक है। इन चारों के नाम याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है 36 नंबर, गजनबी वंश की स्थापना किसने की। गजनबी वंश की स्थापना सुबुक्तगीन ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ। तराइन का युद्ध, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है हर यूनिवर्सिटी में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध किस सन में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, क्या है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था, ठीक है। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, ठीक है सर जी। अब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, ठीक है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ये दोनों आग ससुरा फोड़ देता है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की जेल में बंद कर देता है। लेकिन बाद में क्या करते हैं, एक किले में एक आयोजन होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान और इनके जो दोस्त होते हैं चंद्रबरदाई, ये आते हैं और इसी में ये क्या करता है, जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं ये शब्द भेदी बाण चलाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण भी चलाते थे, यानी आवाज़ को सुन करके ये बाण चला देते थे और लग जाता था। इसी में मोहम्मद गौरी को ये मार देते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। यानी जो अरब थे सिंध विजय का, ठीक है, अरबों के सिंध विजय, यानी जो अरबी थे वो सिंध पर विजय प्राप्त किए थे, ठीक है। तो विजय जब प्राप्त किए थे तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, चचनामा में मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 है आपका, मोहम्मद गौरी के पश्चात उसके भारत विजित प्रदेशों का शासक कौन बना। यानी मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद वो भारत, यानी मैं फिर से इस प्रश्न को बताता हूँ, मोहम्मद गौरी ने भारत में जितने प्रदेशों को जीता था, तो जब मोहम्मद गौरी मर गया तो इसके जो इसके द्वारा जो राज्य जीते गए थे, तो या फिर प्रदेश जीते गए थे, तो प्रदेशों का या फिर राज्यों का शासक कौन बना, तो वो बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, भारत में अरबों ने सर्वप्रथम किस प्रदेश पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है, ऊपर मैंने पढ़ाया ना, अरबों के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था। और इसका जो विवरण है ये विवरण चचनामा में मिलता है, ठीक है। चले देखिए, अरबों ने भारत में सबसे पहले सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। साल 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा दाहिर को हराया था। यह भारत में अरबों की पहली जीत थी।
प्रश्न नंबर 41 है आपका, किताबुल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किताबुल हिंद जो रचना है अलबरूनी की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये कंटिन्यू कई साल प्रश्न पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से किसे बुत किशन कहा जाता है? बुत किशन महमूद गजनबी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है? 43 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है 44 नंबर, महमूद गजनवी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या है? महमूद गजनवी ने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है? वह युद्ध कौन सा है जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? कौन सा युद्ध है बताइए? बिल्कुल, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, इससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है 48 नंबर, मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी गजनी का सामंत था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने भारत में लक्ष्मी की आकृति वाले संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का चलाया था? बताइए कौन सा मुस्लिम शासक था? तो ये महमूद गजनवी था। ठीक है, महमूद गजनवी ने लक्ष्मी की आकृति वाले संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का चलाया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1202 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? देखिए मैंने कहा था ना ये प्रश्न आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, 1202 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और 1 महीने तक नालंदा और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इतनी किताबें थी कि 1 महीने तक जलता रह गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 51 क्या है? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है आपका? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? जयचंद्र ने, भीम द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर पृथ्वीराज द्वितीय ने? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 है आपका 53, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो जयचंद को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था 1194 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 है 54 नंबर प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक थे राजा दाहिर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने की पॉइंट में आपको जो नोट्स मैंने पढ़ाया उसमें पढ़ाया था आपको। ठीक है, चले। प्रश्न नंबर आपका 55 है, संस्कार कितने हैं? संस्कार हमारे 16 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन राइट है। ऐसे पूछेगा कि हिंदू धर्म में संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के। ये कई प्रश्नों को कई तरह से पूछता है। प्रश्न नंबर 56 है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह आपके 8 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। सोशियोलॉजी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? देखें, शास्त्रों के मुताबिक हिंदू धर्म में विवाह 8 तरह के होते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। प्रश्न नंबर 57 क्या है? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम हैं? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कुल आपके 4 आश्रम हैं। मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऊपर भी ये प्रश्न मैंने बताया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम होते हैं।
और इसी प्रश्न को देखिए मैंने कितने डिटेल में आपको पढ़ाया है कि आश्रम में जो प्राचीन वैदिक काल थी उसमें आश्रम में जो व्यक्ति होते थे उनकी आयु 100 साल मानी जाती थी। ठीक है, इसी को लेकर आपके आश्रम की 4 व्यवस्थाएं मानी गई थी, 25-25 सालों में इसको बांटा गया था। देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? भू राजस्व की दर जो है धर्मशास्त्रों में 1/6 है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या है? भारत में किसी एक स्थान पर लगने वाला महाकुंभ मेले का अंतराल कितना होता था? तो कितना होता है? प्रत्येक 12 वर्ष पर आप सभी लोग जानते हैं महाकुंभ का मेला लगता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। महाकुंभ का मेला कल लगने वाला है और लगभग 3 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं काशी। ठीक है, जहां पर भी आपके महाकुंभ का मेला लगता है 3 करोड़ लोगों की पहुंचने की संभावना है। 60 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न विकल्पों में से भारतीय नृत्य शैली कला या फिर भाव महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं? तो यह कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी शैली। ठीक है, कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य शैली कला भाव महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है? दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जैन मंदिर आपके कहाँ स्थित है बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 61 का। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है? चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, यानी चालुक्य शासक पुलकेशिन ऐसे प्रश्न को पूछता है पुलकेशिन ने सम्राट हर्ष को किस वर्ष में हराया था? या फिर इसी प्रश्न को देखिए कैसे पूछा है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, इस तरह से पूछा है। तो 618 है, चाहे जैसे भी प्रश्न को पूछे ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 क्या है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को परास्त किया? अब समझ में आया। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को कब हराया था? 618 ईस्वी में। ठीक है, किस नदी के किनारे हराया था? नर्मदा नदी के किनारे हराया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 क्या है? किस शासक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाले शशांक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 65 क्या है? 65 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, किस शासक ने कश्मीर के शासक के बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए? यानी भगवान बुद्ध के दांत को जबरदस्ती तोड़ा गया था और उस ससुरा कौन तुड़वाया था? हर्षवर्धन ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 66 है, किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजन होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था? तो यह आयोजन होता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। यह ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 67 क्या है? हर्षचरित के किस शासक को हूण हरिण केसरी कहा गया है? तो यह कहा गया है प्रभाकर वर्धन को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 68 क्या पूछा गया है? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ? जेम्स प्रिंसेप। लगातार ये प्रश्न पूछा है आपका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 है आपका, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? सौराष्ट्र होना चाहिए, ये सौराष्ट्र लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी लिखे ध्यान रखेंगे। जब अशोक का शासनकाल था उस समय सौराष्ट्र या सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे वो वो थे आपके तुषास्प। ये ऑप्शन आपका राइट है। साथियों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट देते हैं, इतना लाइक करते हैं, क्लास को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बीएसएम एक्स्ट्रा वाला आपके लिए दिन रात खड़ा है, दिन रात मैं मेहनत करूँगा। एग्ज़ाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस में मिल जाएंगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, देखिएगा मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दिया है, और भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चले अब इसमें प्रश्न नंबर 70 आपका पूछा गया है, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में
लुम्बिनी की यात्रा की, यानी अशोक कितने साल के थे जब वह लुम्बिनी की यात्रा किए थे? तो सम्राट अशोक जब 20 साल के थे तब वह लुम्बिनी की यात्रा किए थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।